नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है दिल में पनपता हुआ प्रेम का दूसरा भाग। उस लड़की यानी किट्टू से हुई दूसरी मुलाकात मेरे जहन के एक्वेरियम में तैरने लगी। उसके बाद विस्फोटक पहली मुलाकात के बाद भी यूँ तो अक्सर आमना सामना हुआ करता था, पर बातचीत नहीं होती थी। बस हम हल्के से मुस्कुरा देते थे और हेलो में सिर हिला दिया करते थे। फिर एक दिन बात आगे बढ़ी। उस रोज़ कॉलेज जाते वक्त मेरी बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। किक लगाते लगाते पाँव दुखने लगे। तभी मेरे पीछे से मधुर आवाज़ आई, लिफ्ट चाहिए। चौंक कर मैं पलटा। स्कूटी पर सवार जीन्स टी शर्ट और जैकेट पहने, हाथ में ग्लव्स चढ़ाए और हेलमेट के अंदर चेहरे को कपड़े से लपेटे हुए कोई लड़की मुझसे पूछ रही थी। मैं अचकचा गया तो उसने हेलमेट उतारा तो ऊपर वाली उसी लड़की को देखकर मेरी बाँछें खिल गईं। दिल में होती गुदगुदी छिपाते हुए मैंने एक ब्लैक गॉगल्स ठीक किए। हेलो कृति, कॉलेज जाना था, पर यह बाइक ना, वैसे बड़े चौराहे के आगे ही कॉलेज है मेरा, अगर वहाँ तक जा रही हो तो। उसने दोबारा चेहरे पर कपड़ा लपेट कर हेलमेट लगाया। हेलो दीपक, वैसे किट्टू कह सकते हो मुझे, और हाँ, अभी मुझे यहाँ के रास्तों का अंदाज़ा नहीं है, तुम बता देना। ओके। और अपना हेलमेट लगा लिया। उसके पीछे बैठते हुए मैंने हम थैंक्स किट्टू, और तुम मुझे दीपू कह सकती हो, बोला ही था कि उसने एक्सीलेटर घुमा दिया। अब उसकी धन्नो सटासट आगे और मेरा फेवरेट सपना उल्टा दौड़ रहा था। मतलब जेम्स बॉन्ड वाले म्यूज़िक की जगह ट्रैफिक का शोरगुल था और बजाय मेरी डाकू हसीना यानी किट्टू दोपहिया दौड़ा रही थी और मैं पीछे बैठा हुआ था। आने वाले दिनों में पापा और अंकल के बीच जैसे सीज फायर हो गया। शीत युद्ध के माहौल में भी इधर आंटी और मम्मी के बीच अदरक सक्का नींबू की आवाजाही होने लगी थी। इधर हमारी दोस्ती मजबूत होने लगी। अक्सर हम दोनों अपने अपने फ्लोर के बीच वाली सीढ़ियों यानी नो मैंस लैंड पर बैठकर खूब बातें किया करते थे। रेलिंग पर टंगे गमलों से कोई टहनी तोड़ते मैंने एक शाम उससे पूछा, तुम्हारे रूम की कल रात लाइट जल रही थी? स्टडीइंग। वह खिलखिला पड़ी। ना, रेसलिंग देख रही थी, WWE का मैच। मारे खुशी के मैं 2 सीढ़ियों नीचे उचक कर उसके पास खिसक आया। सच्ची किट्टू, तुम्हें भी शौक है इसका? हाँ। उसने कंधे उचकाए। जाने कितने को पटकनी दे चुकी हूँ अब तक। अरे मेरा मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही हो? यार, रेसलर बनना है, इंडिया के लिए मेडल्स लाने हैं मुझे। अपने 32 दांत झलकाते हुए मैं उसके नज़दीक सरक गया। मैं भी अपने कॉलेज की हॉकी टीम का कैप्टन हूँ। उसकी आंखें भी चमक उठी। दैट्स कूल दीपू। अब तो हमारी बातें और बढ़ती चलेंगी। बैकग्राउंड में वायलिन की पीपी नहीं थी। सन हवाओं के चेहरों पर बिखरती सुनहरी लटें नहीं। शर्म से झुकती पलकें, गुलाबी होते गाल और पायल की खनखन भी नहीं। बस हम आपके हैं कौन और कुछ कुछ होता है टाइप के मुलायम एहसास दिल की ज़मीन पर उगने शुरू हो चुके थे। यह बात अलग थी कि हमारे पिताओं के बीच घुमड़ते जानी दुश्मनी, खूनी रंजिश जीने नहीं दूंगा वाले खतरनाक बादल उन्हें रोंदने तेजी से बढ़े आ रहे थे। सही कहा गया है कि सबसे मीठी नींद सिर्फ इम्तहानों के वक्त ही आती है। उस वक्त तो वह नींद लाख धकेलों नहीं जाती थी, और आज रात मेरे लाख बुलाने पर भी गधे के सींग की तरह गायब हो गई थी। अब तो हमारी खिड़की में सुबह की रोशनी भरने लगी थी, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी की तरह अभी भी लेट लतीफ़ी में पसरा हुआ था। पापा ने जबरन उठाकर छत को ठकठकाने के बाद ही मेरे जहन में बस अपनी और किट्टू की मीठी मक्खन मलाई सी गाढ़ी होती दोस्ती और नामुराद मिर्चीला तड़का लगाती पापा और अंकल की अनबन की बातें घूम रही थीं। उनके सांप नेवले रिश्ते के बीच की वजह हम समझ ही नहीं पा रहे थे। करवटें बदलते हुए मैं फ्लैशबैक में जाने लगा। हमारे मिलने के उस पहले दिन के इनकाउंटर के बाद से पापा और अंकल के खेमे में ऊपरी सन्नाटा पसर गया, और भीतर ही भीतर उनकी तनातनी इस कदर बढ़ी थी कि लिफ्ट में अगर अंकल उतर रहे होते तो पापा सीढ़ियाँ पकड़ लेते, और पापा मेन गेट पर होते तो अंकल गार्ड से ज़बरदस्ती पीछे वाला गेट खुलवाकर बाहर निकलते। एक पूरब देखता तो दूजा पश्चिम।
पहला डाल डाल और दूसरा पात पात। पापा अगर अपने यहाँ इलेक्ट्रीशियन बुलाते तो अंकल उसे पहले अपने घर ले जाते, और अगर अंकल को मैकेनिक की ज़रूरत होती तो पापा इस बीच रास्ते में रफ़ा दफा करवा देते। इतना अब हमारे अपार्टमेंट में मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेंड करने लगा था। आस पड़ोस के लोग बाग पापा को टोकने लगे, क्या प्रशांत जी, इस पर बिल्डिंग में नया मेंबर आया है पर आपने अभी तक वेलकम पार्टी नहीं दी, क्यों? तो कोई अंकल से पूछ बैठता, कमाल है निरंजन साहब, घर के फर्नीचर के लिए आपने प्रशांत जी से राय नहीं ली? अरे उनसे बड़ा जानकार और भला मानस कोई और है ही नहीं। लेकिन दोनों ही कुशल खिलाड़ी इन सवालों की बौछार से बच निकलते थे। तो कुल मिलाकर ऊपर से सब शांत था, पर किट्टू और मेरी गहराती दोस्ती की ज़मीन के नीचे लावा धधक रहा था। मैंने पापा से सीधे सीधे, टेढ़े मेढ़े, उल्टे सीधे, आड़े तिरछे घुमा फिरा कर हर तरीके से जानने की कोशिश की कि उन्हें निरंजन अंकल से परेशानी क्या थी, पर नतीजा रहा शून्य बटा सन्नाटा। मम्मी से अपील की तो वे ही पापा से इस बाबत कुछ बता पाएँ, पर उन्होंने उदासीन विपक्ष की तरह कंधे उचका दिए। वैसे तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश तो हमारी क्राइम रिपोर्ट और किट्टू भी कर रही थी, पर कामयाबी उसे भी नहीं मिली। हालांकि उस खोजबीन के दौरान हमारी अचकचाई प्रेम कथा का अगला एपिसोड शुरू हो गया था। एक आध बार हम एक दूसरे से मैच में चीयर लीडर बन गए थे और खाऊ गली के मशहूर गोलगप्पे भी खाए गए थे, पर वे अच्छे दिन ज़्यादा चले कहाँ थे। कल ही तो सब गड़बड़ा गया था। अब निरंजन अंकल ने हम दोनों को गप्पास्टिक करते हुए देख लिया। देख क्या लिया, मतलब जैसे दोनों रंगे हाथ पकड़ लिए गए। अंदर चल किट्टू, चिल्लाते हुए उनकी आवाज़ वो घरघराई, नथुने वो फड़फड़ाए। भेड़िए जैसी उनकी आंखें मेरी तरफ तो लपलपाईं कि हम समझ गए अब तो कांड होना ही है। हर बुरे अंदाज की तरह ठीक ऐसा ही हुआ। आज आधी रात उन्होंने हमारी छत पर धमाधम मचाई और फिर पापा ने खास चुने हुए शब्दों की रणभेरी बजा दी थी। उनकी सेना की बागडोर उनके इकलौते सैनिक यानी मुझे ही संभालनी पड़ी थी। मतलब वही कि डंडे की छत को ठक ठक करना पड़ा था। तभी से मेरी छठी इंद्री होशियार कर रही थी कि भैया अब दुश्मन कोई पुलवामा ज़रूर करेगा। वैसे भी हमारी छठी इंद्री जाने क्यों भूत प्रेत मार कुटाई के मामले में हमेशा सही साबित हुआ करती। खैर, इस तरह एक और दिन की शुरुआत हुई, यानी मुझे ठेल ठेल कर मम्मी पापा ने एक और दिन की शुरुआत कर दी। दोपहर को जब मैं कॉलेज से लौटा तो घर में हो हल्ला मचा था। पता चला ऊपर के अंकल वाली अलगनी पर जानबूझकर गीले कपड़े टांग दिए गए थे। जिस वक्त मैंने पापा के कड़क नीले अंदाज में पापा से कड़क नील लगे कपड़े सूख रहे थे, नतीजा अंकल और पापा के बीच गलवान की झड़प हो गई थी। पापा का बीपी गरीबी की रेखा की तरफ ऊपर चढ़ता जा रहा था और सूख के मारे सारे किसानों की तरह मम्मी सिर पकड़े बैठी थी। किट्टू और मेरी हालत किसी गैर चुनावी साल में फंसी उस बेबस जनता सी थी जिसका कोई सुनता नहीं था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।